स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 3 क्लास 12 का, विच इज मैट्रिसेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मतलब पूरा चैप्टर नंबर 3 हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहना अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो, और कोई भी पार्ट बीच में मिस मत करना क्योंकि सारा ही आपस में कोरिलेटेड होगा। ओके, अब देखिए, सबसे पहले ये देखो कि मैट्रिसेस तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस की जरूरत क्या पड़ी, राइट, नीड क्या थी मैट्रिसेस की। तो जो बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा आपको प्रोवाइडेड होता है, जैसे जो आपने देखे होंगे कि बहुत बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत सारे डेटास प्रोवाइडेड है कि इस बंदे के पास इतने मोबाइल हैं, इस बंदे के पास इतने लैपटॉप्स हैं, बहुत सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब उन सारे डेटा को हम संभाले कैसे, जब तक हम संभाल नहीं पाएंगे तब तक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके में जो बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटास के क्वेश्चंस होते हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजीली सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, एग्जाम्पल के तरीके से बताती हूँ। मान लो आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, एक का नाम है शुभम और एक का नाम है अक्षय, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो शुभम है उसके पास 7 एप्पल्स हैं एंड 4 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। और जो अक्षय है उसके पास 5 एप्पल्स हैं एंड 3 ऑरेंजेस हैं। अब देखो, इसको आपने, ये आपको डेटा गिवन है, ठीक है, कि शुभम के पास इतने एप्पल है, इतने ऑरेंज है, अक्षय के पास ये है। तो ये तो बहुत छोटा सा डेटा गिवन है, सिर्फ 4 चीजें गिवन है कि किसके पास कितने एप्पल्स और ऑरेंजेस है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं या फिर कंपनीज में जो बहुत सारा डेटा प्रोवाइडेड होता है, तब हम वहां पे बात करते हैं। तो वो डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें और कैसे उसको सोल्व करें, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, राइट। तो इसीलिए हम ऐसे एक मैट्रिसेस बनाते हैं जिसमें हम सारा डेटा कवर कर लेते हैं, वो इजी हो जाता है सोल्व करना। तो देखो, ये छोटे एग्जाम्पल से देखो, तो हमने देख लिया, इससे हमें क्या पता चल रहा है इस टेबल से कि शुभम है एक स्टूडेंट जिसके पास 7 एप्पल्स हैं, 4 ऑरेंजेस हैं, और अक्षय के पास 5 एप्पल्स हैं और 3 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो ये हमने डेटा को ऐसे लिख दिया। अब हम इसको और तरीके से भी लिख सकते थे, थ्योरेटिकली भी लिख सकते थे। क्वेश्चन में कैसे लिखते, शुभम हैज 7 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस, सेम अक्षय हैज 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस। तो हम कितना सारा डेटा ऐसे थ्योरेटिकल लिखें, तो इसलिए हम मैट्रिसेस बनाए, तो इसलिए मैट्रिसेस आया, ठीक है। देखो, अब हम ये देखते हैं मैट्रिसेस को लिखते कैसे हैं। तो मैट्रिसेस को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है, इसके अंदर आएगा जो भी आएगा डेटा, ठीक है, इसके अंदर सारा डेटा जाएगा। अब आप ये देखो, शुभम जो है, ठीक है, उसके पास इतने एप्पल और ऑरेंजेस थे। हमने देखा कि ये हमारे पास 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 2 हमारे पास वर्टिकल लाइंस है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो डिफरेंट चीजों को दर्शा रही है और जो वर्टिकल लाइंस है वो डिफरेंट चीजों को दर्शा रही है। तो हमें पता चल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल है वो किसको दर्शा रही है, शुभम को, कि भाई शुभम के पास इतने एप्पल्स हैं और शुभम के पास इतने ऑरेंजेस हैं। हॉरिजॉन्टली यही तो बता रहा है हमें, और ये वाला हॉरिजॉन्टली भी क्या बता रहा है हमें कि स्टूडेंट अक्षय को दर्शा रहा है कि इसके पास इतने एप्पल्स हैं और इतने ऑरेंजेस हैं। लेकिन अगर हम वर्टिकली की बात करें तो वर्टिकली हमारे पास क्या है, एप्पल्स। वर्टिकली, ये वाला वर्टिकली किसको दर्शा रहा है, एप्पल्स को, और ये वाला ऑरेंजेस को। तो हमें समझ आया कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों का डेटा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट चीजों को दर्शा रहा है। तो इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर इसमें मैटर करेगा, राइट। अगर आप इसको इंटरचेंज करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप शुभम लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप अक्षय लिख दोगे, यहाँ पे एप्पल्स और यहाँ पे ऑरेंजेस। अब देखो, शुभम के पास कितने एप्पल्स थे, 7, और अक्षय के पास कितने एप्पल्स थे, 5, 4 और 3, ठीक है। तो देखो, हमने इसको इस तरीके से लिखा, जब हमने अब इसमें जो वर्टिकल है वो किसको दर्शा रहा है, शुभम को, वर्टिकल किसको दर्शा रहा है, अक्षय को, और हॉरिजॉन्टली हमने फ्रूट्स कर दिए, ठीक है। तो ये देखा आपने कि हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं
बट ऑर्डर मैटर करेगा। समझ आया आपने कि हॉरिजॉन्टली में ये चीज है, वर्टिकली में ये चीज है, दोनों डिफरेंट चीज है। सेम कॉन्सेप्ट जो है वो मैट्रिसेस में भी लगेगा। देखो अगर मैं इसकी मैट्रिसेस बनाऊं तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, 7 4 5 और 3। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल होते हैं दिस, इनको हम बोलते हैं रोज। ठीक है, और जो वर्टिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, रो 1, ये हमारी क्या हो गई, रो 2। ऐसे ये हमारा क्या हुआ, कॉलम 1, और ये हमारा क्या हुआ, कॉलम 2। समझ आया। देखो अब ये आपको एक मैट्रिसेस गिवन है, इसमें मुझे बताओ कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज है। तो रोज कौन सी होती है, ये वाली रोज होती है। तो रोज कितनी है, 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई है। अब बताओ नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कौन से होते हैं, ये वर्टिकल वाले। तो ये हमारे पास कितने हैं, 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 2। समझ आया। तो मैट्रिसेस में ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। रोज ज्यादा हो सकती है, कॉलम कम हो सकते हैं, रोज ज्यादा, या फिर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, मैट्रिसेस के अंदर ये जो नंबर्स होते हैं या फिर इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे नंबर्स ही हो, यहाँ पे फंक्शन भी हो सकता है। मतलब फंक्शन बोले तो साइन थीटा हो सकता है, कोस थीटा हो सकता है, लॉग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर्स एंड फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं, जैसे इनमें नंबर्स हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इनके एलिमेंट्स है। तो अब पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स में। अब देखिए, अ सेट ऑफ n नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m rows and m rows each consisting n numbers is called m cross n matrix। मैं समझाती हूँ अच्छे से कि ये क्या बोल रहे हैं। कि मान लो आपकी एक मैट्रिसेस है जिसमें m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे आपके पास एक मैट्रिसेस है, ठीक है, इसमें m नंबर ऑफ रोज है, m नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ कॉलम्स है, n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस टाइप की मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, m क्रॉस n मैट्रिसेस, मतलब m क्रॉस n। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आपके पास ये एक मैट्रिसेस है 3 2 4 5, ये भी आपके पास एक मैट्रिसेस है। अब इसमें जल्दी से बताओ रोज कितनी है, 2 रोज है, तो 2 क्रॉस, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, राइट, जिसमें पहले वाला हमेशा रोज होगा, सेकंड वाला हमेशा कॉलम होगा। ठीक है, तो मतलब पहले रोज आएंगी फिर कॉलम आएगी। तो कितनी रोज हैं, 2, कितने कॉलम्स हैं, 3। तो इसका हमारे पास क्या आ गया, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। अब हम हर किसी को काउंट थोड़ी करने बैठेंगे, 1 2 3 4 ऐसे, हो सकता है बहुत बड़ी मैट्रिक्स हो तो आप काउंट थोड़ी ना करने बैठोगे उसको। तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी मैट्रिक्स क्या होता है। मान लो एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 1 3 4 2 8। ठीक है, अब देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 एंड 3 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं, 2। ये आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब जो हमारे पास ये मैट्रिसेस का वो बन के आता है, कितने की है ये, 3/2 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। तो हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, 3 × 2 दैट इज 6। तो अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m × n।
m और n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n। सिंपल, पहले रोज फिर कॉलम, समझ आए। तो मैंने अभी बताया आपको कि पहले हमेशा रो आएगी फिर हमेशा कॉलम आएगा, तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, m क्रॉस n। जैसे कि अब जल्दी से बता दो कि इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या होगा, पहले रोज आएंगी, रोज कितनी है 2, फिर कॉलम आएगा, कॉलम कितनी है 3, तो मतलब इस मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। समझ आया। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो जो मैट्रिसेस होती हैं, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे इसके अंदर ये एलिमेंट है, तो कितनी रो है 2, कितने कॉलम है 3 कॉलम है। अब हमें देखना है इसमें हर एलिमेंट की ना एक पोजीशन है, मतलब अगर ये एलिमेंट यहाँ आ रहा है ना तो ये यहीं पे ही आ सकता है, ये नहीं कि आप उसको उठा के कहीं भी कर दोगे, ये एलिमेंट यही का ही एलिमेंट रहेगा। तो हर एलिमेंट की एक स्पेसिफिक पोजीशन डिफाइंड होती है मैट्रिसेस के अंदर। अब उसको हम लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो पहले हमेशा रोज आएंगी और बाद में हमेशा कॉलम्स लिखे जाएंगे। ऑर्डर्स में भी सेम चीज होगा, जब हम मैट्रिसेस का ऑर्डर निकालते हैं, जब पहले हमेशा रो आती है क्रॉस फिर कॉलम आता है। ऐसे जब हम एलिमेंट की पोजीशन बता रहे होते हैं तो पहले हमेशा रो आएगी फिर हमेशा कॉलम आएगा। तो देखो जैसे कि मान लो आपके पास ये एक मैट्रिसेस गिवन है, तो अब इसका ऑर्डर बता दो 3 क्रॉस 3, यही ऑर्डर होगा, 3 रोज 3 कॉलम। अब देखो ध्यान से समझना, इस 1 को देखो, इस 1 की पोजीशन क्या है, इस 1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है ये, है ना। तो मतलब ए फर्स्ट रो, पहले रो आएगा फिर फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये क्या होगा A11, मतलब पहली रो पहला कॉलम इसका एलिमेंट। अब ये देखो ये क्या है, रो तो पहली है लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा, फर्स्ट सेकंड, तो ये क्या आएगा, रो फर्स्ट है कॉलम सेकंड है। ये देखो अब ये क्या है, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम कौन सा है, थर्ड है, तो रो फर्स्ट है कॉलम थर्ड है। अब ये देखो ये क्या है, कॉलम कौन सा, रो कौन सी हो गई, सेकंड, तो रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट, रो थर्ड कॉलम फर्स्ट। ऐसे ये इसका बताओ मेरे को जल्दी से 5, इसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो A22, ये होगा A23, A32, A33। तो ये आई होप कि आप लोगों को ये पोजीशन निकालनी आ गई अच्छे से कि पहले रो आता है फिर कॉलम, तो इसका क्या होगा 1 2 3, थर्ड रो का 1 2 3 थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो क्या हो गया A33, ठीक है। देखिए अगर आपको m क्रॉस n मैट्रिसेस के एलिमेंट दिखाने हैं तो कैसे दिखाओगे, सबसे पहले एलिमेंट क्या होगा A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और कॉलम कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो 1n, ठीक है। ऐसे ये क्या होगा 21 31। अब देखो रो कहाँ तक जा रही है, m तक, तो AM1, समझ आया। और ये कहाँ तक जाएंगे AMN तक, तो ये हमारी पूरी क्या बनेगी, m क्रॉस n की जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं भाई, एमसीक्यू में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो AIJ, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस वेयर दिस एलिमेंट इज लाइंग इन ith रो एंड jth कॉलम, समझ आया। तो ये एलिमेंट कहाँ लाई कर रहा होगा मैट्रिसेस के अंदर, ith रो पे जाओ,
ith रो पे जाके jth वाला कॉलम पे चले जाओ, वो वाला एलिमेंट हमारा aij होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कुछ डिफरेंट हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन मैट्रिक्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आप जल्दी जल्दी देख लो। ये सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी ओनली वन रो हो, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं इनफाइनाइट, लेकिन रो सिर्फ एक होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 8। अब देखो इस वाली मैट्रिक्स में कितनी रो है, सिर्फ एक रो है लेकिन कॉलम 2 है। इस वाली मैट्रिक्स में कितनी रो है, सिर्फ एक रो है और कॉलम 3 है, ठीक है। तो मतलब रो एक होनी चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से फिर आपको समझ आ गया होगा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकती है, जैसे कि 1 2 1 2 4। अब देखो इसमें कितना कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, इसमें भी कितना कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, लेकिन रो कितनी है, 2, इसमें रो कितनी है, 3, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। फिर आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगल से क्या समझ आता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होती। यहाँ पे जब हम मैट्रिसेस में, ये हमारी मैट्रिक्स है, इसमें ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, तो मैट्रिसेस में लेंथ और ब्रेथ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब अगर हम ऐसे देखें, इसकी लेंथ देखें, तो लेंथ हमारी क्या है, नंबर ऑफ रोज, और हमारी ब्रेथ कितनी होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो मतलब जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 8 9। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। अब ये देखो 1 2 3 4, इसमें देखो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। अब रोज और कॉलम इक्वल हो गया, तो मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो गया, तो मतलब ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस नहीं होंगी। इसी तरीके से अब आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। स्क्वायर मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो जैसे 1 2 3 4, ये 2 रोज है 2 कॉलम है, तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस होगी। अब देख लो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल, अब जब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो डायगोनल तो कुछ ना कुछ होता ही है, राइट, डायगोनल तो बनता ही है उनका। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5। अब जैसे हमारे पास देखो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ये होता है और ये होता है, राइट। लेकिन स्क्वायर जो मैट्रिसेस में जब हम डायगोनल की बात करेंगे तो ये वाला डायगोनल होगा, ये नहीं होगा, ये ध्यान देना। ऐसा क्यों हुआ मैं बताती हूँ आपको। सिर्फ ये वाला डायगोनल काउंट होगा, क्यों, डायगोनल मैट्रिसेस क्या है, देखो जैसे कि आपके पास डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं जो जिसमें आई और जे इक्वल हो जाए। जैसे कि मान लो आपके पास एक मैट्रिसेस है A11 A12 A21 A22, ये आपकी एक मैट्रिसेस है। जल्दी से इसका ऑर्डर बता दो, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब देखो A11 A22 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल पे आ रहे हैं, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, मतलब क्या आपको इससे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट सिर्फ वो होते हैं जिसमें वो AIJs जिसमें I इक्वल्स टू J हो, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। तो सिर्फ ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो ही डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो इसीलिए हम इनको, अब देखो इसमें 1 2 ये दोनों इक्वल नहीं है, 2 1 ये भी इक्वल नहीं है, तो ये डायगोनल नहीं होगा। सिर्फ वो डायगोनल होगा जिसमें I और J इक्वल हो जाए, तो मतलब ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। समझ आया। अब देखो डायगोनल मैट्रिसेस। अब जब हम डायगोनल मैट्रिसेस में बात करेंगे, अब देखो जब हम नॉर्मल रेक्टेंगल और स्क्वायर देखते हैं तो डायगोनल रेक्टेंगल का भी होता है, स्क्वायर का भी होता है, लेकिन जब हम मैट्रिसेस में बात करेंगे तो हम सिर्फ डायगोनल मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। मतलब जब डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो हमेशा पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे कि वो डायगोनल है कि नहीं।
क्यों मैं इसका भी बताती हूँ। अभी हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो सारे aij, वो सारे एलिमेंट जिसमें i इक्वल्स टू j होता है, ठीक है। अगर मान लो आप कोई रेक्टेंगल वाली मैट्रिसेस ले लो, a11, a12, a21, a22, a31, a32, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 2, तो हमारे रेक्टेंगल मैट्रिसेस है। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनके ये दोनों सेम हो, तो ये ऐसे है, बट यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं, तो ये डायगोनल तो बन ही नहीं पाया ना। डायगोनल तो इस एंड से इस एंड तक बनना चाहिए था, तो मतलब रेक्टेंगल मैट्रिक्स में हम कभी भी डायगोनल को इस मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट में डायगोनल को नहीं ला सकते। समझ आया कि क्यों नहीं ला सकते। तो देखो, जब स्क्वायर मैट्रिसेस आपकी होगी, मान लो मैं 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिसेस ले रही हूँ, a11, a12, a21, a22, अब इसमें डायगोनल क्या होगा, ये a11, a22 आ गया हमारे पास डायगोनल। तो देखो, डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती है, डायगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है जो एक स्क्वायर मैट्रिसेस होती है, उसके साथ साथ उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं सिर्फ वो नॉन जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होंगे, जैसे कि 1, 0, 0, 4। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, 1 और 4 थे, ये नॉन जीरो है और बाकी सारे जीरो हैं। समझ आया। अब मुझे बताओ कि क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अब एलिमेंट्स देखो डायगोनल वाले और इसको देखो, तो ये तो नॉन डायगोनल पे भी हमारे पास नॉन जीरो आ गया, लेकिन क्या बोला है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा जीरो होना चाहिए। तो ये हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी। समझ आया। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस होता है। क्या होगा कि मैट्रिक्स डायगोनल होनी चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में, तो लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में नॉन जीरो के साथ साथ सेम होने चाहिए। जैसे कि ये डायगोनल एलिमेंट्स 4, 4, ये हमारे पास हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, नॉन डायगोनल जीरो है, तो ये हमारे डायगोनल मैट्रिसेस भी है। और स्केलर मैट्रिक्स में कि नॉन जीरो तो होने ही चाहिए डायगोनल एलिमेंट, नॉन जीरो के साथ साथ इक्वल भी होने चाहिए। तो अगर मैं देखूं 3/3 की अगर मैट्रिसेस बनाऊं तो कैसे बनेगी, 5, 5, 5, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे सेम हो गए, 5, 5, 5, क्या कर दिया, हाँ, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 5, 5, 5 तीनों सेम है और बाकी सारे नॉन जीरो हैं। तो ये हमारी क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट से क्या समझ आता है, 1, यूनिट 1 ही होता है, राइट। तो देखो, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल हमारे सारे क्या हो, 0 हो, ये हमारा क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल सारे के सारे 0 हैं। तो जैसे ये हमारी 3/3 की मैट्रिसेस हो गई, 2/2 की क्या होगी, ये डायगोनल 1 और नॉन डायगोनल 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या, इससे भी समझ आ रहा है, जीरो मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हो, जैसे ये। अब ये मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस है, 1/1 की, जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, 0, 0, 0, 0। ये क्या है, 2/2 की मैट्रिसेस, मतलब जिसके सारे एलिमेंट 0 हो वो क्या होगी, हमारी जीरो मैट्रिसेस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स। सेम चीज है, ठीक है, दोनों खाली है, आप लोगों के दिमाग की तरह। देखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को हम कब बोलेंगे कि भाई ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं आपस में, कब बोलेंगे, जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम हो। जैसे कि देखो, 1, 2, 3, 4 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4,
ठीक है। तो ये मैट्रिसेस कब कब अब तो तुम्हें इक्वल दिखाई दे रही है, लेकिन क्या क्या दिख रहा है, इक्वल क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है 2/2 की मैट्रिसेस है और ये भी 2/2 की। तो मतलब दो मैट्रिसेस के इक्वल होने का फर्स्ट कंडीशन है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये और ये दोनों सेम ऑर्डर की है, 2/2 की। सेकेंड कंडीशन कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, जैसे इसका 1 तो इसका ये वाला 1 सेम होना चाहिए, इसका ये 3 इसके साथ सेम होना चाहिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो जैसे अगर मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं AB 1 2 3 4 1 2, अब मैं पूछूं बताओ एक, ये दोनों इक्वल मैंने दे दिया कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, ठीक है। अब मैं पूछ रही हूँ बताओ A की वैल्यू क्या होगी। तो जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो A इक्वल्स टू 3 और B इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से आपने A और B की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस एक्सरसाइज के। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, ये आपको एक मैट्रिसेस दे दी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिसेस। तो ऑर्डर क्या होता है, रोज, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, तो मतलब 3 क्रॉस कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद पूछा है बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज 12, तो कितना आ जाएगा 12। उसके बाद पूछा है कि बताओ इस मैट्रिसेस में A13 क्या होगा। तो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में से थर्ड कॉलम, तो मतलब ये, तो ये कितना हो जाएगा 19। फिर क्या पूछा है A23, मतलब सेकंड रो में थर्ड कॉलम 1 2 3, मतलब 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कोई एक मैट्रिसेस है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। अब पूछा है कि कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है किसी भी मैट्रिसेस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, यही होता है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिए, कितने दिए हैं 24, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज 24। अब हमें बताना है कि क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है। तो 24 किस किस को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, 1 इंटू 24 या फिर 2 इंटू 12 या फिर 3 इंटू 8 या फिर 4 इंटू 6 या फिर 5 के साथ तो जाएगा नहीं, 6 इंटू 4 या फिर 7 के साथ भी नहीं जाएगा, 8 इंटू 3 और 9 के साथ नहीं जाएगा। और क्या होगा 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। अब देखो ये है 1 इंटू 24, ये है 24 इंटू 1। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम चीज है, नहीं भाई, 1 इंटू 24 या फिर ऐसे समझो कि m इंटू n, ये इस ऑर्डर की एक मैट्रिसेस है और n इंटू m इस ऑर्डर की एक मैट्रिसेस है। क्या ये दोनों सेम मैट्रिसेस होती हैं, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, ऑर्डर एकदम डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिसेस के अंदर m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, n नंबर ऑफ रोज हैं और m नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ऐसे ही इस मैट्रिसेस में एक रो है और 24 कॉलम्स है, लेकिन इसमें 24 रोज है और सिर्फ एक कॉलम है, तो दोनों एकदम डिफरेंट है। तो हमारे पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबल ऑर्डर्स आ सकते हैं। आगे देखो, कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। हमें 3x3 की मैट्रिक्स निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, यही होती है 3x3 की मैट्रिसेस।
तो मतलब हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है ना। एक मैट्रिसेस निकालने के लिए उसके एलिमेंट्स निकालने हैं, तो ये निकालना है। और हमें कंडीशन क्या गिवन है कि ए आई जे क्या है, आई प्लस जे। तो ए 1 1 क्या होगा, 1 + 1, ठीक है। ए 1 2 क्या होगा, 1 + 2 दैट इज 3। ए 1 3 क्या होगा, 4। ए 2 1 क्या होगा, 3। ए 2 2 क्या होगा, 2 + 2 4। ए 2 3 क्या होगा, 5। ऐसे ए 3 1 4, ए 3 2 5, ए 3 3 6। तो हमारी मैट्रिसेस क्या बनेगी, ए 1 1 कितना आया, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ये हमारी आ गई 3 × 3 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस मैट्रिसेस को इसके इक्वल दिया हुआ है और पूछा है कि x y z की वैल्यू निकालो। तो जब दो इक्वल मैट्रिसेस होती हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो x + y किसके इक्वल होगा, 6 के। 5 + z किसके इक्वल होगा, 5 के। और y किसके इक्वल होगा, 8 के। तो y की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब y की वैल्यू इस पे रख दो, तो x + 8 = 6। तो x कितना आ जाएगा, 6 - 8 - 2। ये x की वैल्यू आ गई। अब z की देखो क्या आएगी, z = 5 - 5 विच इज 0। तो ये हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई। आगे देखिए बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस क्या होती हैं, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑपरेशंस होती हैं नंबर्स के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि मैट्रिसेस पे कौन सी ऑपरेशंस लगती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि कोई भी एक स्केलर है, कोई भी एक नंबर जिसको हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। लेट्स सपोज कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 3 2, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आपको निकालना है 4 × a, 4a आपको निकालना है। तो मतलब क्या है कि 4 इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब स्केलर जो है 4 वो इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो कैसे करते हैं हम लोग कि जो 4 है उस 4 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मतलब 8 4 12 8। तो मतलब हमारा 4a क्या आएगा, 4 × a, मतलब 4 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखो हम 2 मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लो आपके पास कोई भी एक मैट्रिसेस है 2 1 3 4, ठीक है। और आपके पास एक दूसरी एक मैट्रिक्स है 1 0 1 2। अब मैं बोल रही हूं कि ये आपकी A है, ये आपका B है। आपको निकालना है A + B, दोनों मैट्रिसेस का सम निकालना है। तो सम कैसे निकालते हैं, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करके। मतलब 2 किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ। तो 3, 1 किसके साथ ऐड होगा, 0 के साथ। 3 किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ। 4 किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ, दैट इज 6। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कैसे निकालते, समझ आया कि जब हमें इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिसेस के साथ प्लस करना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब मेरे को एक क्वेश्चन है कि क्या ये A मैट्रिसेस है और B मैट्रिसेस मैं आपको दे दूं 4 5 6। अब मैं बोलूं A + B निकालो, तो क्या A + B निकाल पाओगे आप लोग। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2। इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 2। 3 रोज है, 2 कॉलम्स है। तो क्या ये आपस में प्लस हो पाएंगे, नहीं, क्योंकि प्लस होने के लिए और डिफरेंस होने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 मैट्रिसेस को हम प्लस कैसे करते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करके। अब देखो इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 का 2, 1 का 4, 3 का 1, 4 का 5। लेकिन इस 3 का क्या है, इस 6 का क्या है,
इनके तो कोई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से नहीं मिले ना, तो इसलिए ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, प्लस करने के लिए भी और डिफरेंस करने के लिए भी। अब देखो ये आपके पास ए दिया हुआ है और ये आपके पास बी दिया हुआ है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का। अब बताओ कि a माइनस बी क्या होगा। a माइनस बी में भी सेम चीज होगी, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ माइनस, तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 5 माइनस 1। तो ये क्या होगा a माइनस बी। क्या a माइनस बी इक्वल होगा b माइनस a के? नहीं, इक्वल नहीं होगा। ये सेम नंबर की तरह होता है। क्या 2 माइनस 3 माइनस 2 के इक्वल होता है? नहीं होता। इसी तरीके से a माइनस बी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि निकालो b माइनस ए क्या आएगा 2 माइनस 2, b माइनस ए 0, b माइनस ए 3 माइनस 2, 5 माइनस 4 1। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, यहाँ पे माइनस 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ 1 है। तो इसीलिए a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये b मैट्रिसेस दे दी, ये c मैट्रिसेस दे दी, हमें ये निकालना है। इसका ऑर्डर बताओ, 2 रो है 3 कॉलम्स है, और ये भी 2 रो है और 3 कॉलम्स है। हमें निकालना क्या है 3b प्लस 4c। तो सबसे पहले 3b निकाल लो। 3b कैसे निकलेगा, b के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 9 0 3 माइनस 3 15। 4c कैसे निकलेगा, c के सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 8 12 माइनस 4 0 8, ये आ गया। तो 3b प्लस 4c कैसे आएगा, 6 प्लस 4 10 1 12 माइनस 1 माइनस 3, और ये क्या आएगा हमारे पास 23। समझ आया? तो हमारा क्या आ गया 3b प्लस 4c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें दिया है 2 इंटू दिस मैट्रिसेस प्लस दिस मैट्रिसेस इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, और हमें निकालना क्या है x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इधर हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 2 इंटू दिस मैट्रिसेस क्या आएगा 6 8 10 2x, ठीक है, प्लस 1 0 y 1। इन दोनों का प्लस क्या आएगा 7 8 प्लस y है ना, 6 को 1 के साथ प्लस करेंगे, 8 को y के साथ, तो 8 प्लस y, 10 प्लस 0 10, और ये क्या आएगा 2x प्लस 1, ठीक है। और ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, उसके इक्वल, तो मतलब 7 10 0 5 ये इसके इक्वल दिया हुआ है। तो देखो अब दो मैट्रिसेस इक्वल है, मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये वाला 0 के इक्वल होगा, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू -8। ये किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ गया 2, हमें निकालना क्या था x माइनस वाई, x माइनस वाई मतलब 2 माइनस ऑफ -8 दैट इज 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा x माइनस वाई का 10। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। देखो जब हम ऐड कर रहे थे 2 मैट्रिसेस को और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो एक कंडीशन थी जो फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कंडीशन थी कि दोनों का जो ऑर्डर है, जो 2 मैट्रिसेस को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी एक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई होती है तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर पाओगे, मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो वो कंडीशन क्या है वो देखिए। लेट्स सपोज आपके पास A एक मैट्रिसेस है और B एक मैट्रिसेस है। अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करानी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करानी है तो देखो कंडीशन क्या है, कब मल्टीप्लाई हो सकता है। मान लो जो आपका A है वो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिसेस है, और जो B है
वो P क्रॉस Q ऑर्डर की मैट्रिसेस है। अब ये दोनों मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती है? देखो, ये अंदर वाला हो गया और M और Q बाहर वाले हो गए, राइट। तो जब अंदर वाले N इक्वल्स टू P हो जाए, या फिर और हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, राइट। A का B के साथ करा रहे हैं, तो इस वाले का नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल होना चाहिए? इस वाले के नंबर ऑफ रोज से, तभी इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब इसको इस तरीके से, मैं इस तरीके से याद रखती हूँ कि अंदर वाले जो दोनों हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो बाहर वाले दोनों हैं उसकी मैट्रिक्स बनेगी। जैसे आपका ए बी जो आएगा, ए बी मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स बनेगी वो बाहर वाले की बनेगी, मतलब M क्रॉस Q की। तो मतलब मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि अंदर वाला सेम होना चाहिए और बाहर वाले की न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी। समझ आया? जैसे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखो, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है A 2 1 3 4, इसका ऑर्डर बताओ जल्दी से। 2 क्रॉस 2 है, राइट। आपके पास B एक मैट्रिक्स है जिसका मान लो 1 2 3 4 2 1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो A का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, B का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। अब बताओ, क्या इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? मैंने क्या बोला था कि अंदर वाले दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल नहीं है, तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगी। अब मान लो कि आपके पास एक A मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 2, B मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 4। अब बताओ, क्या इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ है, क्योंकि अंदर वाले दोनों इक्वल है, 2 2 है। और जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी वो बताओ किस ऑर्डर की आएगी? बाहर वाले की। तो मतलब जो हमारा ए बी आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा? 3 क्रॉस 4 का। समझ आया? अब देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते कैसे हम। ओके, मान लो आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की ले रहे हो, ठीक है। तो A B C D E F, ये हमने एक A मैट्रिक्स ले ली। हम एक B मैट्रिक्स ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर बताओ? 3 क्रॉस 2। अब देखो, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्योंकि 3 3 ये दोनों सेम है। अब मुझे बताओ, जो मल्टीप्लिकेशन होके मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? बाहर वाले की ऑर्डर की, मतलब 2 क्रॉस 2 की। तो ए बी हमारे पास क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 मतलब A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स आएगी हमारी ए बी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 और A22, ये 4 एलिमेंट हमें निकालने हैं, तो हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। अब देखो ये निकालते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी, और जो आपका जेई मेंस में है, जेई मेंस में भी आपके इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ढंग से पढ़ लेना। तो देखो, A इंटू बी कैसे निकालेंगे? ये 4 एलिमेंट निकालना है। तो सबसे पहले निकालना है A11। A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। अब इसमें फर्स्ट रो क्या है? ये है, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ। तो कैसे होगा? ए बी इक्वल्स टू, ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा? फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मतलब a इंटू 1, तो मतलब a आ जाएगा, प्लस b इंटू 2 2b, प्लस c इंटू 3 3c। समझ आया? अब आपको निकालना है A12, मतलब फर्स्ट रो कौन सी कॉलम? इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और इसकी सेकेंड कॉलम,
तो क्या आएगा 4a + 5b + 6c, ठीक है। उसके बाद A21 मतलब A21 ये फर्स्ट मैट्रिक्स से होगी, ये सेकंड से, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और इसकी फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा D + 2e + 3f, फिर इसकी सेकंड रो इसकी सेकंड कॉलम, तो दैट इज 4d + 5e + 6f। तो ये हमारा क्या हो गया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। मान लो आपके पास A गिवन है, A = 2 1 1 3 और B आपके पास गिवन है 1 1 1 2, ठीक है। इसका ऑर्डर बताओ 2 × 2, इसका ऑर्डर बताओ 2 × 2। अब देखो अंदर वाला 2 और 2 अंदर वाले दोनों सेम है, तो हमारी AB क्या बनेगी, अंदर वाले दोनों सेम है तो मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी मल्टीप्लाई करके वो किस ऑर्डर बनेगी, बाहर वाले के ऑर्डर की, मतलब 2 × 2 की, ठीक है। तो हमेशा पहले ना आप सेम स्ट्रक्चर लिख लेना स्टार्टिंग में जब आप लोग क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस होने के बाद आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखना कि अंदर वाले दोनों सेम हैं, मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। फिर आप देखना जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, तो 2 × 2 की बनेगी, मतलब बाहर वाले के जो बच गए थे, तो हमने लिख दिया 2 × 2। अब इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, A11 A12 A21 A22, यही एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, A11 हमें A11 निकालना है। A11 मतलब फर्स्ट वाला रो होता है, सेकंड वाला कॉलम, और फर्स्ट वाला इस मैट्रिक्स से आएगा, सेकंड वाला इस मैट्रिक्स से, तो मतलब A11 कैसे निकलेगा, इसकी फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मतलब 2 × 1 2 1 × 1 + 1। अब क्या निकालना है, A12 मतलब फर्स्ट वाले की रो सेकंड वाले के कॉलम के साथ, तो मतलब 2 × 1 2 + 1 × 2 2, ठीक है। उसके बाद A21 मतलब इसकी सेकंड रो और फर्स्ट इसका कॉलम, तो क्या आएगा 1 + 3 × 1 3, और ये क्या आएगा 1 + 3 × 2 6, तो ये आपकी क्या मैट्रिक्स बन के आ जाएगी 3 4 7 4, तो ये आपकी क्या आ गई है A × B, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी वो इसके इक्वल होगी, ये इक्वल टू दे दिया। अब हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। पहले इसका ऑर्डर बताओ मुझे जल्दी से, 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 रोज और एक कॉलम 2 × 1, तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे अंदर वाले दोनों, तो हमारी जो इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, बाहर वाले की, मतलब 2 × 1, मतलब 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो A11 A21। समझ आया, ये दो एलिमेंट हमें निकालने हैं, तो निकालो। कैसे निकलेंगे, A11 इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मतलब x + y x + 2y x × 1 + 2 × y, ठीक है। और फिर A21 इसका सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मतलब 3y × 1 3y + 2 × x 2x, ये आ गया, ठीक है। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 5 के इक्वल। अब दो मैट्रिसेस इक्वल होती है, मतलब इसका ये वाला इसके इक्वल, इसका ये वाला इसके इक्वल, तो x + 2y 3 के इक्वल और 3y + 2x 5 के इक्वल। अभी दो इक्वेशन आ गई, इससे तुम लोग एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लेना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसको मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगी। तो देखो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल हमें पता है क्या होता है, कुछ इस फॉर्म में चलता है ax + b या फिर ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो देखो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, ठीक है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन होगा x की टर्म में, और आपको fx गिवन है, आपको fa निकालना है। जब fx गिवन है fa निकालना है, मतलब x की जगह क्या रख देना है,
ए रख देना है। तो आपका एफ ए क्या आएगा, एक्स की जगह रखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। ठीक है, तो आपको ये निकालना है, जब फाइंड एफ ए मतलब ये निकालना है आपको। अब कैसे निकालोगे, पहले ए स्क्वायर निकाल लो, फिर 5 इंटू ए निकाल लो, उसमें 7 प्लस कर दो। अब मैट्रिक्स में अगर मैं बोलूँ इस मैट्रिक्स में आपको प्लस 7 करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एलिमेंट में 7 प्लस कर दो, ये गलत है। ये सिर्फ अगर मेरे को 7a निकालना हो तो मैं हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, लेकिन ये चीज नोट में डाल लो और कभी गलत मत करना। जब हमें किसी मैट्रिक्स में एक सिंगल नंबर प्लस करना हो, इसका मतलब होता है 7i। और i क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो ये वाली होती है 1 0 0 1 ये। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं कराती हूँ। आपको ये निकालना है एफ ए, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर, तो मतलब ए का मल्टीप्लाई ए के साथ 3 1 माइनस 1 2, ए का ए के साथ क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 9 माइनस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 प्लस 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -3 माइनस 2। अब इसको इसके साथ -1 प्लस 4। ठीक है, तो क्या आएगा ये 8 माइनस 6 5 माइनस 5 है ये, और ये कितना होगा 3। ठीक है, ये आ गया -5 है। अब इसमें क्या करना है, ये a स्क्वायर आ गया -5a, 5a क्या होगा, a में सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -15 5 -5 और 10, ये हो गया राइट। अब इन दोनों को सोल्व करो, क्या आएगा इसको सोल्व करके, 8 माइनस 15 दैट इज -7, 5 माइनस 5 इज 0, -5 माइनस ऑफ -5 0, 3 माइनस 10 -7, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया इतना पोर्शन। अब हमें इसमें क्या करना है, +7i, तो मतलब +7 0 0 7, 7i का ये मतलब है। अब जब तुम इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, तो मतलब जब तुम लोगों ने ये पूरा सोल्व किया तो एफ ए हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कुछ ना कुछ हमें ट्रांसपोज करना है राइट, लेकिन क्या ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि रोज को कन्वर्ट कर दो कॉलम्स में और कॉलम्स को कन्वर्ट कर दो रोज में। देखो एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, मान लो आपकी एक ए मैट्रिसेस है 1 2 3 4, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए और इसके ऊपर ऐसे ये लगा देते हैं, ऐसे बार टाइप में। ठीक है, ए और ऐसे ये जो कोमा टाइप में होता है ना ऊपर, नॉट कोमा बट जैसे ये इस टाइप का सिंबल आता है, ये हमारा क्या होता है, ए ट्रांसपोज, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये आपको ए मैट्रिसेस दे दी, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये हमारी फर्स्ट रो है 1 2, ये कॉलम हो जाएगा, ये 3 4, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, तो मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो जैसे मान लो आपको एक और बी मैट्रिसेस दे दूं 3 2 3 1 2 1 4 5, ये आ गया। ठीक है, तो इसका बी ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में, मतलब 3 1 2, इस रो को कॉलम में 1 4 5। आया समझ में, सिंपल सा था। तो देखो अगर मान लो आपकी ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो ए ट्रांसपोज का क्या होगा, n क्रॉस m, मतलब ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो m क्रॉस n है, तो ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, n क्रॉस m। जैसे इसका क्या था 2 क्रॉस 2, तो इसका 2 क्रॉस 2 हो गया। ऐसे बी का क्या था 2 क्रॉस 3, तो इसका कितना हो गया 3 क्रॉस 2। समझ आ गया ट्रांसपोज। वापस से बता रही हूँ कि रोज को कॉलम में ट्रांसपोज कर देना, कन्वर्ट कर देना,
या फिर कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर देना, रोज और कॉलम को, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। इस पे एक छोटा सा एक टॉपिक रह गया है बस, और फिर उसके क्वेश्चन करके हम लोग डन करते हैं इसको। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक से क्या समझ आ रहा है, कोई सिमिट्री होनी चाहिए, राइट, सिमिट्री होनी चाहिए, मतलब कि ए किसके इक्वल होना चाहिए, ए ट्रांसपोज। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी ऐसी एक ए मैट्रिक्स जब हम उसका ट्रांसपोज निकालें, मतलब रोज को कॉलम में चेंज करें, ठीक है, तो कोई भी ऐसी एक मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज निकालें, तो जब ट्रांसपोज निकाला था और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, तब हमने देखा कि ट्रांसपोज निकालने के बाद भी वो ओरिजिनल जैसी ही आ गई, सेम आ गई। तो मतलब ए जो है और ए ट्रांसपोज जो है, जब दोनों इक्वल आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगी, जब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। जब कोई एक ए मैट्रिक्स थी, उसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गई। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ बताती हूँ, देखना। मान लो ए आपकी एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, ये है। अब निकालो इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, इस रो को कॉलम में 1 2, इस रो को कॉलम में 2 4। अब देखो ये ए मैट्रिक्स थी, ये ए ट्रांसपोज था, दोनों सेम आ गया, तो ए किसके इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। मतलब दोनों, अब ये जो ए मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसका ए ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल देखो, ए है 0 -2 2 0, ये है हमारे पास ए, इसका ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो कॉलम में चली जाएगी 0 -2, ये वाली रो यहां चली जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पूरी में से माइनस कॉमन ले लूं, बाहर कॉमन लिया तो यहाँ 0 बचा, यहाँ -2, यहाँ 2, यहाँ 0, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस, ये क्या है, ए ही तो है, ए, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के। तो जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब देखो मान लो आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, तो एक प्रॉपर्टी होती है ए बी का ट्रांसपोज। ए मैट्रिसेस थी, बी मैट्रिसेस थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर एक मैट्रिसेस बन के आई और उसका ट्रांसपोज किया, तो वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज गलत मत कर देना, ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज नहीं होता, बल्कि बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल देखो ये हमें ए दे दिया है, ये हमें बी दे दिया है, इसका ऑर्डर बताओ, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और फिर बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज, और उनकी मल्टीप्लाई कराएंगे और देखते हैं कि दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है। तो पहले ए बी निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि इनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। कैसे देखते हैं, इसका ऑर्डर बताओ, 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर बताओ, सॉरी इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर बताओ 3 क्रॉस 2। तो देखो अंदर वाला दोनों सेम है, 3 3, तो हमारी जो ए बी आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, बाहर वाले ऑर्डर की, मतलब 2 क्रॉस 2 की। तो यहाँ एक एलिमेंट, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मतलब -3 -10, ये वाला फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आएगा 6, 3 × 2 6 +4 +0, ठीक है। ये इसका इसके साथ मतलब -4, इसका 0, इसका -25, ठीक है। अब ये देखो 10, ये क्या आएगा 8 0 0, ये आ गया। तो इसको सोल्व करो, क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ए बी। अब ए बी ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में -16 10 -29 8, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू
लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में हमें पहले क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को कॉलम में -1 2 3 -4 -5 0, ये आ गया बी ट्रांसपोज। फिर क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। इसको निकालो, ए ट्रांसपोज को, क्या आएगा 3 -1 2 4 0 5, ये आ गया ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए वापस से ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो अंदर वाले दोनों 3 3 सेम हो गए, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या आएगा 2 क्रॉस 2 की। और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये सेम आएगा, -16 10 -29 8। समझ आया? तो मतलब ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मैंने ट्राई किया है कि हर टाइप के एग्जाम्पल्स भी मैं टॉपिक के साथ साथ कराती रहूं। और आप लोग चाहते हो कि एलिमेंट्स में जो अनसोल्व पूरी एक्सरसाइज होती हैं उन पे भी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊं जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना ये चीज़। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय।